हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं एचटेट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने व्यूज देना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और उनके लिए क्या क्या कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि कितने टाइप की रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप्स गिवन है वो हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन, then displacement reaction. Fourth one is double displacement reaction and fifth one is oxidation and reduction reactions. Let's discuss one by one. First one is combination reaction. Combination, combine, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब दो चीजें कंबाइन होंगी तो आपकी रिएक्शन होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, 2 और मोर सब्सटेंसेस एड अप होते हैं, कंबाइन होते हैं और वो सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे तो इनमें क्या क्या वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी आपके पास एक कंपाउंड हो और इधर भी एक कंपाउंड हो, दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो। या फिर थर्ड वेरिएशन जो आपको देखने को मिलेगी कि एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो और वो दोनों कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो। तो इस तरीके से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके अगर सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और जो वेरिएशंस की बात मैंने आपको की है उनको हम 1 by 1 कंसीडर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट से एलिमेंट का बता रही हूँ कि जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये दोनों भी कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं H2O, वाटर। अब यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जैसे कि आप जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे तो जो पुराने वाले रिएक्टेंट हैं, आपके पुराने वाले सब्सटेंस हैं जो रिएक्टेंट हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और जो नया आपका कंपाउंड बनने जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज इन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबको पता है, हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है, एटमॉस्फेयर में जाते ही फायर कैच कर लेता है। ऑक्सीजन फायर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है, मतलब चीजों को जलाने के काम आता है। ठीक है, ये खुद चीजों को नहीं जलाता बट जलाने में हेल्प करता है। जबकि जो वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। वाटर यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो देखा हमने, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो थी, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी थी, उन प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या बना है, एक नया कंपाउंड बना है। और ये कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, एलिमेंट का एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन कोयला, कोल जिसमें कार्बन पाया जाता है, और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, दोनों कंबाइन करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दोनों भी क्या है, एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दोनों कंबाइन करेंगे तो HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एंड इसी तरीके से सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl, ये भी एलिमेंट से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास होगा, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है, और वाटर ये भी एक कंपाउंड है। दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कंपाउंड का कंपाउंड से कॉम्बिनेशन है। ये रिएक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्विक लाइम या लाइम कहलाता है, और इसमें वाटर डाल देंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा डेट इज स्लेक्ट लाइम।
और स्लेक्ट लाइम को लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर में अगर CO2 गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में वाटर रिलीज होगा। ये भी कंपाउंड और कंपाउंड का आपस में कॉम्बिनेशन है और एक नया कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए अमोनिया और ये HCl, दिस इज ऑल्सो ए कंपाउंड एंड HCl इज अनदर कंपाउंड। बोथ कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड इन कंपाउंड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कंपाउंड है। O2 एक एलिमेंट है। यहाँ पे कंपाउंड का एलिमेंट से यानी हम थर्ड वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कंपाउंड का एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और ये है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये जितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए सारे किसके थे, ये सब थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसमें हमने 3 वेरिएशंस की बात की, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, ऑल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जैसे कि डिकम्पोज होना, टूटना या ब्रेक होना, हम समझ पा रहे हैं डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है। डिकम्पोज होना यानी टूट जाना, ब्रेक हो जाना। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट अगर आप कर देंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एक सिंगल कंपाउंड जो है वो 2 एलिमेंट्स में, 2 कंपाउंड्स में या एलिमेंट प्लस कंपाउंड में अगर ब्रेक हो रहा है तो रिएक्शन हमारी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में अगर स्प्लिट अप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, टूट रहा है तो हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस यहाँ पे जो आपको देखना है कि डिकम्पोजिशन किस किस तरीके से हो सकता है। डिकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं, या तो आप हीट का यूज करेंगे या लाइट का यूज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। हीट का यूज करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, लाइट का यूज करेंगे तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो 3 टाइप यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगी, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मल, फोटोलिटिकल और इलेक्ट्रोलिटिकल, या जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप होंगे। लेट डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट दे करके डिकम्पोज करवाया है तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। हीट डिकम्पोजिशन के लिए यहाँ ऊपर एरो के ऊपर हीट लिखा है, या फिर आप डेल्टा साइन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 decompose into potassium chloride KCl plus oxygen in the presence of heat। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ इसमें भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एक सिंगल सब्सटेंस 2 न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकअप हो रहा है इसका। और जो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, डेट विल बी मैंगनीज ऑक्साइड, MnO। मैंगनीज ऑक्साइड विल बी द कैटलिस्ट। फ्रेंड्स ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पास है फेरस सल्फेट। अभी हम थर्मल डिकम्पोजिशन के ही एग्जांपल्स कर रहे हैं, इसी में थर्ड एग्जांपल हम जो कर रहे हैं वो फेरस सल्फेट का। यहाँ पे हीट देने पर डिकम्पोजिशन हुआ, हमें मिला फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन पे क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। सबसे पहले आपको ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ A और B लिख देगा और आपसे पूछ लेगा AB में आप बताइए नीचे ऑप्शन दे करके क्या क्या बनने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली रिएक्शन को देख के पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, ग्रीन कलर था, और बाद में जब आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे तो कलर कैसा आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा। किसकी वजह से आएगा, फेरिक ऑक्साइड की वजह से कलर आएगा। ओके
और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यहाँ से देखिए कि द फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच आर अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि जो हमारी साइंस लैब में जो हमें फेरस सल्फेट मिलेगा उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स भी लगे होंगे, जिसको हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। तो इसके फॉर्मूले में ही आता है। और ये क्रिस्टल कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। और यहाँ रिएक्शन देखिए फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट यहाँ पे अकेला नहीं है, इसी फेरस सल्फेट में ये 7 वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्योंकि नीचे ग्रीन कलर लिखा हुआ है। ये हमारा लेबोरेटरी वाला फेरस सल्फेट है। इस इक्वेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ से 7 वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया गया है, अदरवाइज वो 7 वाटर मॉलिक्यूल पहले हीट करने पे एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो इसलिए जब ये रिएक्शन करवाया जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर डीपली पूछेगा तो वो पूछ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में लिए जाते हैं या किस तरीके से ले जाते हैं। अगर आपके पास हेप्टाहाइड्रेट वाले क्रिस्टल हैं तो उनका कलर होगा ग्रीन कलर, लेकिन अगर आप पहले उसको हीट करके वो जो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं उनको आप रिमूव कर रही हैं, उसके बाद का फेरस सल्फेट जो बनेगा उसका कलर हो जाएगा व्हाइट कलर, और वही व्हाइट कलर वाला फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस देगा। अब यहाँ पे ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि रिएक्शन में ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। रिएक्शन में अगर स्मेल चेक करनी है तो किसकी आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है, अगर उसको डिकम्पोज करवाया जाता है तो हमारे पास लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं उनकी टाइप के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एचटेट से रिलेटेड या कोई भी टेट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं। तो रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से आप पेपर को या एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए लेड नाइट्रेट स्टार्टिंग में कैसा था? कलरलेस था। जब उसको डिकम्पोज करवाया गया तो लेड ऑक्साइड बना, जिसको लेड मोनोऑक्साइड लिखा गया है यहाँ पे, और इसका कलर कैसा है? येलो कलर है। उसके बाद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स दे रहा है यहाँ पे, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में कलर कैसा था? कलरलेस था। बाद में कैसा हुआ? येलो हुआ। येलो कलर किसकी वजह से हुआ? लेड आयंस की वजह से हुआ। जो लेड ऑक्साइड के अंदर लेड आयंस हैं वो लेड आयन कैसा कलर दे रहे हैं? येलो कलर दे रहे हैं। और जो रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स आएंगे वो किसकी वजह से होंगे? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ब्राउन फ्यूम्स आएंगे। इस गैस का कलर कैसा होता है? ब्राउन। फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए सारे के सारे थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड थे। अब हम इससे आगे के टाइप को डिस्कस करते, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यानी डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो वाटर से रिलेटेड आता है कि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस फॉर्म में होते हैं। इसकी जब डिकम्पोजिशन करवाया जाता है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड सेटअप करना पड़ता है। इस तरीके से हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट वहां पे रहता है, और यहाँ पे एक एनोड और एक कैथोड रहता है। जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो कार्बन रॉड के बने होते हैं। इधर वाला देखिए एनोड है और इधर वाला कैथोड है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैथोड के ऊपर हमेशा आपको पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और वाटर के अंदर जब 2 गैसेज बनेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयंस देती है और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव आयंस देती है। तो हमें यहाँ से क्लियर होना चाहिए एकदम कि जो हमारा कैथोड होगा जो कि नेगेटिव है उस पर हमारे पॉजिटिव आयंस आएंगे, यानी हाइड्रोजन गैस आएगी, और जो हमारा कार्बन रॉड का एनोड जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव आयंस आएंगे, यानी ऑक्सीजन के आयंस आएंगे और ऑक्सीजन गैस वहां पे रिलीज होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनते हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनेगी और कैथोड के ऊपर कौन सी बनेगी? तो एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन और कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर?
उसके बाद जब ये गैस का वॉल्यूम चेक किया जाता है तो जो इनकी क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम जो होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है। 2:1 के रेशियो में कैसे? हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन वहां पे हमें 1 ग्राम मिलेगी अगर वाटर मॉलिक्यूल 2 ग्राम लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ हाइड्रोजन के वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। तो इसी वजह से इनका वॉल्यूम भी 2:1 के रेशियो में होता है। 2 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, और 1 किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरीके से 2:1 के रेशियो में हमें यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगी। यहाँ पे कैथोड और एनोड किसके बने होते हैं? कार्बन रोड के यानी ग्रेफाइट्स के बने होते हैं। और यहाँ पे बैटरी जो है, बैटरी को जो हम करंट सप्लाई करते हैं वो लगभग 6 वोल्ट का करंट हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। वन मोर थिंग, आपको पता कैसे चलेगा यहाँ हाइड्रोजन गैस और यहाँ ऑक्सीजन गैस ही इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिलीज हो रही है? तो जब गैस की चेकिंग आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने गैस कलेक्ट कर ली, हाइड्रोजन गैस, तो उसके पास आप बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे। बर्निंग कैंडल अगर पॉप साउंड के साथ वहां पे बर्न कर रही है, एकदम से पॉप की साउंड आ रही है, जैसे कि ढक्कन खोलते हैं हम कैंप, जैसे पुराने टाइम में जो बॉटल्स आती थी, अभी भी देखने को मिल जाएंगे आपको, ग्लास की बॉटल्स आती थी कोल्ड ड्रिंक की, उसका जब ढक्कन खोला जाता था तो पॉप साउंड आती थी। वैसे अगर साउंड आ रही है तो हाइड्रोजन गैस है। अगर बर्निंग कैंडल को आप लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के पास जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो बर्निंग कैंडल और ज्यादा ब्राइटली बर्न करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको फुल ऑक्सीजन मिल रही है तो वो बहुत अच्छे से बर्न करेगी। तो वहां से आप दोनों जो है प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे जब दोनों गैसेज की, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर आपकी हाइड्रोजन है और कौन से के ऊपर आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन से ही रिलेटेड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो हमें एक सोडियम मेटल मिलता है, एक क्लोरीन मेटल मिलता है। ये भी इसी तरीके से सेटअप लगा करके ऑब्टेन किए जाते हैं। क्लोरीन गैस आपको किस में मिलेगी? क्लोरीन गैस का नेचर होता है नेगेटिव वाला, तो ये आपको एनोड के ऊपर मिलेगी। उसके बाद हम करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात। एग्जांपल नंबर 7 में एल्युमिनियम ऑक्साइड को मॉल्टन स्टेट में जब लेकर के उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो आपको एल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैस वहां पे देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पे डिकम्पोज होकर आपको एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलेगा। नेक्स्ट टाइप है जो फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 8, फोटो जो वर्ड है वो सनलाइट के लिए यूज किया जाता है। फोटोलाइट या फोटोलिटिक जो वर्ड है वो मोस्टली हमारा सन की लाइट से रिलेटेड होता है। यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रखेंगे चाइना डिश के अंदर डाल करके, तो वो ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। अब यहाँ से आपसे कलर पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कलर मेंशन है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, इसका स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है? वाइट होता है। जब ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर के अंदर तो सिल्वर मेटल का कलर कैसा होगा? ग्रेइश वाइट होगा, यानी ग्रे कलर का होगा। और क्लोरीन गैस जो है वो येलोइश ग्रीन कलर की होगी। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, अलग अलग वे में पूछी गई है। कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर एलिमेंट सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता है। और रिएक्शन कौन सी होगी? ये वाली रिएक्शन होगी। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड का स्टार्टिंग में कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर होता है, हल्का पीला रंग, और डिकम्पोज होकर वो हमें सिल्वर और ब्रोमीन देता है। सिल्वर वही ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा, लेकिन ब्रोमीन अब रेड ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन का कलर अलग से हमें वहां पे दिखाई देता है ब्रोमीन गैस का, और इसकी स्मेल भी काफी स्ट्रोंग होती है। और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है। और गाइस सिल्वर आयोडाइड का यूज जो है वो फोटोग्राफी में नहीं होता है। जैसे आर्टिफिशियल रेन्स जो करवाई जाती हैं, जो AgI सिल्वर आयोडाइड है उसको आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो बारिश करवाई जाती है आर्टिफिशियली,
उसके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, एलिमेंट नहीं, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, डेट इज सिल्वर आयोडाइड। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल थे, और आपकी बॉडी में भी आप या हमारी बॉडी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलेंगे, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस, अपने प्लेस से हटा देना, अपने प्लेस से हटाना। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड आएगा, पहले से अपने प्लेस पे रहने वाले एलिमेंट को उसके प्लेस से हटा देगा और खुद उसका प्लेस ले लेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ जिंक आया, जिंक ने कॉपर सल्फेट अपने प्लेस पे है, एक कंपाउंड के अंदर कॉपर अपने प्लेस पे है, बट जिंक ने क्या किया, आकर के कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया और खुद उसका प्लेस ले लिया, यानी जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर वहां से हटा दिया गया। ये काम कौन कर सकता है, ये काम कोई स्ट्रांगली रिएक्टिव एलिमेंट ही कर सकता है, जो पहले से कंपाउंड के अंदर एलिमेंट या मेटल पड़ा है, उससे ज्यादा स्ट्रांग वाला अगर आ जाएगा तो उस कम स्ट्रांग वाले, कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से रिप्लेस कर देगा और खुद उसका प्लेस ले लेगा। तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट अगर कंपाउंड के अंदर दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कौन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बड़े आराम से रिएक्शन को बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में। इसी वजह से जिंक ने कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है और खुद उसका जगह लेकर के जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन किया है। दूसरी चीज, इस रिएक्शन में जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन आपको वहां गिवन होगी एग्जाम पेपर में, तो लिखा होगा कि स्टार्टिंग में जो कलर था ब्लू था और बाद में सोल्यूशन कलरलेस हो गया। वाई? बिकॉज जो ब्लू कलर था सोल्यूशन के अंदर वो कॉपर आयंस की वजह था। कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक्वस में है तो ये आयंस की फॉर्म में रहेंगे, कॉपर आयन और सल्फेट आयन की फॉर्म में। इसी वजह से हम ब्लू कलर हमें सोल्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ये फॉर्मेशन जिंक सल्फेट में हो जाएगा और कॉपर जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, तो कॉपर सॉलिड यहाँ नजर आ रहा है। अभी आयंस की फॉर्म में नहीं है, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में है, तो जो ब्लू कलर आयंस की वजह था वो तो चला जाएगा और जो कॉपर सॉलिड का एक्चुअल कलर होता है रेड ब्राउन कलर, वो हमें वहां पे दिखाई देगा। और जिंक जो है कलरलेस सोल्यूशन देंगे, जिंक आयन जिंक सल्फेट में कलरलेस सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिंक का स्टार्टिंग में कलर सिल्वरी व्हाइट था, लेकिन आयन की फॉर्म में वो कलरलेस हो जाएगा, जबकि कॉपर आयंस में कलर ब्लू था और जो सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। वन मोर थिंग, अगर ये रिएक्शन आपको गिवन हो और ये एरो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगा दिया जाए और पूछा जाए क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से जिंक को उसके प्लेस से हटा करके वापस ये वाले रिएक्टेंट नहीं बना सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। सेम प्रोसेस मैग्नीशियम ने यहाँ पे किया कॉपर के साथ। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसके प्लेस से निकाल देगा और खुद मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, प्लस में कॉपर बन जाएगा। वही कॉपर आयंस का कलर ब्लू था और कॉपर सॉलिड का कलर रेड ब्राउन हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है सॉलिड फॉर्म में सिल्वरी व्हाइट था, जबकि मैग्नीशियम आयन जो है वो कलरलेस सोल्यूशन देंगे। देखिए, द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ए रेड ब्राउन कोटिंग और लेयर ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल, और आयरन मेटल या आप आयरन नेल जो भी वहां पे लेके चलेंगे उसके ऊपर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल, कॉपर क्लोराइड प्लस लेड के साथ लेड क्लोराइड और कॉपर बनेगा। यहाँ पे आप कलर्स का ध्यान जरूर रखें कि इन कलर क्या थे। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर देंगे। सिमिलर रिएक्शन हमें यहाँ पे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच देखने को मिलेगी। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस।
Some more examples are sodium plus water, sodium hydroxide plus hydrogen gas, chlorine plus potassium iodide, potassium chloride plus iodine, copper oxide plus magnesium, magnesium oxide plus copper, iron oxide plus aluminium, aluminium oxide plus iron. तो these were the examples of displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ये रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज अप टू डाउन चलती है। अपर में जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ऊपर आने वाला एलिमेंट नीचे आने वाले सभी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे पोटाशियम इज हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड दिस इज हाइड्रोजन। नाउ कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले सभी के सभी मोर रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे आने वाले सारे के सारे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं। तो ये सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगी। एंड फ्रेंड्स, जो बाकी की रिएक्शंस की टाइप रह गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।